AIAPGET 2019 ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये होम्योपैथी सब्जेक्ट्स का सॉल्व पेपर है। सब्जेक्ट वेट इज 100 क्वेश्चंस। 2017, 2018, 2019 में 100 क्वेश्चंस थे, जबकि उसके बाद फर्दर लाइक अभी प्रेजेंट टाइम में 120 क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन 100 क्वेश्चंस में अलाइड सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन एंड होम्योपैथी सब्जेक्ट 40 क्वेश्चंस। होम्योपैथी सब्जेक्ट में मटेरियल मेडिकल 12, ऑर्गेनल 10, रिपर्टरी 12 एंड फार्मेसी 6। सो सबसे ज़्यादा वेटेज मटेरियल मेडिकल और रिपर्टरी में था, जिसमें कि इक्वली 12 क्वेश्चंस थे, और सबसे कम फार्मेसी में 6 क्वेश्चंस। मटेरियल मेडिकल क्वेश्चन नंबर 1, which is the most suitable remedy for profuse watering from eyes after extraction of cinders and other foreign bodies? The options are Aconitum napellus, sulfuric acid, ledum palm, Cotellus hoydus. And the answer is Aconitum napellus. Aconitum napellus का एक कॉमन नेम monkshood भी है। आइज में है profuse watering after exposure to dry cold winds, reflection from snow आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज़। सिंडर्स कोई छोटा सा लकड़ी का या फिर कोल का टुकड़ा, वो भी एक फॉरेन बॉडी ही है। तो जब उसको रिमूव कर दिए हैं उसके बाद भी अगर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे केस के लिए एकोनाइटम है। एकोनाइटम नेपेलस एटाइमोलॉजी। एकोनाइटम एक ग्रीक वर्ड एकॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डार्ट और जैवलिन, द टिप्स ऑफ विच वर पॉइजन विद द सब्सटेंस। तो एकोनाइट को यूज़ किया जाता है किसी भी डार्ट में, तीर में लगाने के लिए, ताकि किसी को किल करने में वो हेल्पफुल हो। एकोनाइटम का एक और मतलब है, एक तो डार्ट और जैवलिन हो गया, एक और मतलब है जो कि एकोनी वर्ड से आया है, बिकॉज ऑफ द रॉकी ग्राउंड ऑन विच द प्लांट वॉज थाउट टू ग्रो। तो जिस ग्राउंड में वो ग्रो करता है वो रॉकी ग्राउंड है, और वो वर्ड जो है एकोनी से आया है। दैट्स वाइट इज नेम्ड एकोनाइटम, क्योंकि एकोनी में ये प्लांट ग्रो कर रहा है। एंड जो स्पीशीज़ का नाम है नेपेलस। नेपेलस सिग्निफाइज अ लिटिल टर्निप शेप ऑफ द रूट। तो जो एकोनाइट का रूट है वो टर्निप के जैसा लगता है, और नेपेलस का मतलब टर्निप होता है, इसलिए एकोनाइट का पूरा नाम एकोनाइटम नेपेलस है। इसका एक और नाम वुल्फ्स बेन भी है। इंडिकेट द यूज ऑफ इट्स जूस टू पॉइजन एरोज और बेड्स यूज टू किल वुल्फ्स। तो वुल्फ्स को मारने के लिए जो एरो है उस पर एकोनाइट यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसको वुल्फ्स बेन भी कहते हैं। एक और कॉमन नेम है मॉन्कशुड। वन ऑफ द 5 ब्लू कलर्ड सेपल्स, द पोस्टीरियर वन इन द फॉर्म ऑफ अ हेलमेट डिस्टिंग्विशिंग द फ्लावर। तो टोटल 5 सेपल्स होते हैं, एक्चुअली पेटल्स के जैसे होते हैं, तो इसको पेटलॉइड सेपल भी कहा जाता है। कलरफुल है, ब्लू कलर का है, और जो पोस्टीरियर वन है वो सबसे बड़ा होता है, और वो एक हेलमेट के जैसा, एक हुड के जैसा बाकी को कवर करता है, विच रिसेंबल्स लाइक अ मॉन्क शूड। लाइक कोई एक मॉन्क है, वो जिस तरह से कोई हुड अपने सिर पे ढका हुआ रहे उस तरीके का अपीयर करता है, इसलिए एकोनाइट को मॉन्क शूड भी कहते हैं। एकोनाइट में बहुत सारा वर्ड है जो कि ए से स्टार्ट होता है, लाइक ए स्टैंड्स फॉर एकोनाइटम नेपेलस। इट इज़ फॉर एक्यूट केसेस। एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पेशेंट है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है। एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होता है। एफर्ट टू गो आउट, टू गो इनटू अ क्राउड, अवॉइड एनी एक्साइटमेंट, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी। एटियोलॉजी में एयर एक्सपोजर, ड्राई और कोल्ड एयर। अमेनोरिया, आफ्टर फ्राइट, एगोनी, टॉसेस अबाउट, सफरिंग बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण कि पेशेंट जो है वो बेड पे ऑलमोस्ट टॉस कर रहा है, बाबा पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड एग्रेवेशन इन इवनिंग एंड नाइट और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक, दिस रेमेडी कैन बी गिवन व्हेन पल्स्टिला फेल इन स्कूल गर्ल्स। ऑप्शंस आर कैलकेरिया फॉस, नाट्रम्यूल, कैलिकार्ब, कैलकेरिया कार्ब। एंड द आंसर इज कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब, जिसका कॉमन नेम कार्बोनेट ऑफ लाइम भी है, उसमें रिलेशनशिप में लिखा हुआ है व्हेन पल्स्टिला फेल्ड इन स्कूल गर्ल्स। तो ये बोरिक का लाइन है, वैसे केस में फिर कैलकेरिया कार्ब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a severely anemic patient complains of paralysis of extensors of forearm and progressive emaciation.
Patient has a fear of being assassinated. There is a distinct blue line observed along the margin of gum with obstinate constipation and abdominal colic, which is the most suitable remedy. Options are alumina, plumbum platina, argentum metallicum. And the answer is plumbum प्लम्बम मेटालिकम, इसका कॉमन नेम लेड है. सो लेड पैलासिस जो लाइन था क्वेश्चन का उसमें सिर्फ पैलासिस लिखा होता है, बट बोधिक में जो लाइन है वो लेड पैलासिस है क्योंकि लेड के कारण हो रहा है. लेड पैलासिस इज चीफली ऑफ एक्सटेंसिव फोर आर्म. इसमें अनीमिया भी है, फियर ऑफ एसेसिनेशन कि कोई उसको मार डालेगा प्लान करके, ऐसा प्लम्बम में होता है. एंड माउथ में है डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन्स अलॉन्ग मार्जिन ऑफ गम्स, एक्सेसिव कॉलिक एंड कॉन्स्टिपेशन. ये सारा लाइन जो है वो प्लम्बम मेट का है. जो माउथ में लाइन लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन्स अलॉन्ग मार्जिन ऑफ गम्स, ये एफएमटी में भी है कि लेड पॉइजनिंग में इस तरह का सिम्टम मिलता है. क्वेश्चन नंबर 4, स्लीप्स विथ वन लेग ड्रॉन अप एंड द अदर स्ट्रेच्ड आउट. दिस पोजिशन ऑफ स्लीप इज सीन इन विच रेमेडी? ए रोडोडेंड्रॉन, बी प्लैटिना, सी स्टैनम डी पल्स्टीला. And the answer is sternum mat. Sternum mat, so common name tin है. Sleep with one leg drawn up, the other stretched out. तो एक ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा जबकि दूसरा जो रहेगा वो सीधा रहेगा. ऐसा स्टर्नम मैट का स्लीपिंग पोजीशन है. क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटिशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैलेसिया, मैग्नीशिया म्यूर, सैनिक्यूला, कास्टिकम. एंड द आंसर इज मैग्नीशिया म्यूर. मैग्नीशिया म्यूर यानी मैग्म्यूर, जिसका ये कॉमन नेम क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया है, MgCl. उसमें लिखा है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड, स्कैंटी, लार्ज, नॉटी लाइक शिप्स डंग, डिफिकल्ट टू पास, क्रम्बलिंग एट वर्स ऑफ एनस ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटिशन. यानी कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटिशन, उसके लिए मैग्नीशिया म्यूर है. क्वेश्चन नंबर 6, a patient presents with symptoms of collapse, extreme coldness and weakness. Cold perspiration on the forehead was very marked. There is a history of severe vomiting, purging and cramps in extremities. Patient had thirst for cold water with craving for fruits, juicy and cold things. Which of the following remedies indicated? The options are Cuprum-Mate, Carbovage, Camphor and Vertram album. And the answer is Vertram album. Vertram album, इसका कॉमन नेम वाइट हेलीबोर है. उसका ये लाइन है, अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ कोलैप्स विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस, ब्लूनेस एंड वीकनेस, कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फोरहेड, वॉमिटिंग, पर्जिंग एंड क्रैम्प्स इन एक्सट्रीमिटीज, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, क्रेव्स फ्रूट, जूसी एंड कोल्ड थिंग्स. ये सारा लाइन वेट्रम एल्बम का है. वेट्रम एल्बम का कॉमन नेम वाइट हेलीबोर है एंड वेट्रम विरीड का कॉमन नेम ग्रीन हेलीबोर है. एल्बम का मतलब वाइट होता है, एल्बा वर्ड से लिया गया है, एंड विरीड का मतलब ग्रीन होता है, इसलिए वेट्रम एल्बम वाइट हेलीबोर एंड वेट्रम विरीड ग्रीन हेलीबोर. क्वेश्चन नंबर 7, सीना फॉलोज दिस रेमेडी वेल इन इंटरमिटेंट फीवर? इपिकैप, कैप्सिकम, सिंकोना, नाइट्रोम्यूर. एंड द आंसर इज कैप्सिकम. कैप्सिकम एनम, इसका की कॉमन नेम सैंड पेपर है, रिलेशन में है, सीना फॉलोज वेल इन इंटरमिटेंट फीवर. क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग रेमेडीज गिवन आफ्टर आर्निका इन ट्रोमेटिक अफेक्शंस ऑफ ओवरीज? बेलिस पेनिस, कोनियम मैक, सोयानम, हेमामेलिस. एंड द आंसर इज सोयानम. सोयानम में लिखा है आर्निका एंड ट्रोमेटिक अफेक्शंस ऑफ ओवरीज. तो ट्रोमेटिक अफेक्शन ऑफ ओवरीज उसमें आर्निका है, एंड एक और है वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें लैक्टिक एसिड है. क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर और फॉलिंग एस्लीप देयर. दिस सिम्टम बिलोंग टू विच रेमेडी? ग्लोनाइन, नाइट्रम कार्ब, फेरमेट, बेलाडोना. एंड द आंसर इज ग्लोनाइन. ग्लोनाइन से कॉमन नेम नाइट्रोग्लिसरीन है. उसके फिजिकल जर्नल में लिखा है चिल्ड्रन गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर और फॉलिंग एस्लीप देयर.
Question number 10. Which remedy is most suitable for complaints from straining, especially flexor tendons? Rustux, Bellis perennis, Ruta graveolens, or Arnica? And the answer is Ruta graveolens. रूटा, जिसका एक कॉमन नेम रू बिटरवर्ट है, उसमें लिखा है कंप्लेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग फ्लेक्सर टेंडेंस स्पेशली, यानी कि जो फ्लेक्सर मसल का जो टेंडन है उसमें अगर स्ट्रेनिंग हो रहा है तो उसके लिए रूटा है. क्वेश्चन नंबर 11. एब्सेंस ऑफ पेन एंड मस्कुलर मोबिलिटी स्पेशली इन मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ लोकोमोशन इज एन इंडिकेटर ऑफ ओपियम, स्ट्रेमोनियम, लैक्टैन, बेलाडोना. And the answer is Stramonium. Stramonium, it's a common name thorn apple है. उसमें लिखा है absence of pain and muscular mobility, especially of muscles of expression and of locomotion. यानी कि फेस पे जो मसल है जो कि एक्सप्रेशन के लिए है, मूवमेंट के लिए है, वो सारे एरिया में, वो सारे मसल में पेन भी एब्सेंट होगा और जो मस्कुलर मोबिलिटी है, जो मूवमेंट होगा, वो भी एब्सेंट रहेगा. Question number 12. The remedy for chronic complaints that date back to septic conditions is Tarantula cubensis, Pyogenium, Arsenic album, Verulinum. And the answer is Pyogenium. So Pyogenium में लिखा है chronic complaints that date back to septic conditions. Again, question number 13. In one-sided mental and emotional diseases, transient elevation of a psychical disease with emergence of corporeal symptom occurs during acute mania, primary stage of syphilis, isopathic mode of treatment, or lucid interval. And the answer is lucid interval. So ये जो लाइन है ये सेक्शन 219 में है. A comparison of this previous symptom of the corporeal diseases with the traces of them that still remain, though they have become less perceptible, but which even now sometimes become prominent when a lucid interval and a transient elevation of the psychical disease occurs, will serve to prove them to be still present though obscured. यानी बेसिकली जो डिजीज़ है एक कॉर्पोरियल डिजीज़ है और एक मेंटल डिजीज़ है. ड्यूरिंग lucid इंटरवल जो कॉर्पोरियल डिजीज़ है, जो बॉडी का डिजीज़ है, वो बढ़ जाता है और जो साइकिकल डिजीज़ है, जो मेंटल डिजीज़ है, वो घट जाता है. और जबकि जब मेंटल डिजीज़ का जब अटैक रहता है उस समय कॉर्पोरियल डिजीज़ घट जाता है और जो मेंटल कंप्लेंट रहता है वो ज़्यादा सीवियर रहता है, ज़्यादा साइकिकल रहता है. यानी जब लूसिड इंटरवल रहेगा, यानी जो दो अटैक है उसके बीच का गैप जिसमें कि पेशेंट नॉर्मल माना जाता है, उसका कंप्लेंट जो रहता है साइकिकल वो घट जाता है. उस समय लीगली वो अपना विल बना सकता है, कोर्ट में गवाही दे सकता है, क्योंकि उसको उसमें मेंटली साउंड समझा जाता है. तो उस समय उसका मेंटल कंप्लेंट तो कम रहेगा, बट जो कॉर्पोरियल डिजीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है. दो अटैक है एंड जो अटैक का फेज रहता है उसमें मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा होता है क्योंकि मेंटल डिजीज़ का अटैक है, एंड कॉर्पोरियल सिम्टम जो कि बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स है वो कम रहता है. उसके बाद जब लूसिड इंटरवल आता है, दो अटैक के बीच का फेज, उस समय कॉर्पोरियल सिम्टम यानी जो बॉडी का सिम्टम है वो ज़्यादा होता है एंड जो मेंटल सिम्टम है वो कम होता है. एंड अगेन जब दोबारा अटैक आता है तो पहले वाले के जैसा ही मेंटल सिम्टम ज़्यादा रहेगा और कॉर्पोरियल सिम्टम कम रहेगा. तो जो लूसिड इंटरवल रहता है उसमें मेंटल सिम्टम कम है, कॉर्पोरियल सिम्टम ज़्यादा है, और साइकिकली वो पेशेंट जो है वो स्टेबल रहता है, वो अदरवाइज हेल्दी ही माना जाता है. दैट इज़ लूसिड इंटरवल. वन-साइडेड डिजीज विथ टू फ्यू सिम्टम्स एंड चिफली ऑफ क्रॉनिक नेचर. तो वन-साइडेड डिजीज़ यानी कि वैसा डिजीज़ जिसमें कि बहुत ही कम प्रिंसिपल सिम्टम मिलता है उसको वन-साइडेड डिजीज़ कहते हैं, और ये मेजरली क्रॉनिक नेचर का होता है. ये दो तरीके का होगा, इंटरनल कंप्लेन एंड एक्सटर्नल कंप्लेन. एक्सटर्नल कंप्लेन को लोकल डिजीज़ या फिर लोकल मैलेडीज़ कहते हैं, जैसे स्किन डिजीज़ होता है. एंड इंटरनल कंप्लेन दो तरीके का होगा, फिजिकल कंप्लेन एंड मेंटल कंप्लेन. फिजिकल कंप्लेन लाइक हेडेक, तो हेडेक हो रहा है बट वो फिजिकल कंप्लेन है, इंटरनल है बट फिजिकल है. और मेंटल में मेंटल डिजीज़ लाइक इंसैनिटी, तो वो मेंटल डिजीज़ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 14.
During which action of medicine does homeopathic aggravation take place? Primary, secondary, alternating, tertiary. And the answer is primary. Section 161 में है, when I here limit the so-called homeopathic aggravation or rather the primary action of homeopathic medicine. तो जो homeopathic aggravation है वो मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन है, होम्योपैथिक मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन है, वो होम्योपैथिक एग्रेवेशन है दैट सीम्स टू इंक्रीज समवट द सिम्टम्स ऑफ ओरिजिनल डिजीज़. तो जो ओरिजिनल डिजीज़ है उसमें थोड़ा सा एग्रेवेशन होता है. एक्शन ऑफ मेडिसिन ये बायफेजिक फेज है, 2 फेज में होता है, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन. प्राइमरी एक्शन फर्स्ट फेज है, इट इज़ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन वाइटल फोर्स. तो जो ड्रग है या फिर मेडिसिन है जब वो वाइटल फोर्स पे एक्ट करता है उसको प्राइमरी एक्शन कहते हैं. वाइटल फोर्स प्लेज पैसिव और रिसेप्टिव रोल, और इस समय जो वाइटल फोर्स है वो पैसिव फॉर्म में रहता है. एंड प्राइमरी एक्शन को एक कंज्वाइंट एक्शन भी कहेंगे क्योंकि उसमें मेडिसिन और वाइटल फोर्स दोनों एक्ट करता है. मेनली मेडिसिन करता है एंड वाइटल फोर्स जो होता है वो पैसिव फॉर्म में रहता है. एंड द सेकेंडरी एक्शन ये सेकेंड फेज है, इट्स ए रिएक्शन ऑफ ड्रग ऑफ वाइटल फोर्स. तो जब वो वाइटल फोर्स पर मेडिसिन एक्ट कर रहा था तब वो प्राइमरी एक्शन था, एंड जब वाइटल फोर्स रिएक्ट कर रहा है उस ड्रग पे तो वो सेकेंडरी एक्शन है. एंड वाइटल फोर्स प्लेज एक्टिव रोल. जो प्राइमरी एक्शन था उसमें वाइटल फोर्स पैसिव फॉर्म में रहता है बट सेकेंडरी एक्शन में एक्टिव फॉर्म में रहता है. फिर ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. काउंटर मीन्स अपोजिट. इट इज़ ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एंटी का मतलब ये अपोजिट होता है, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्राइज क्वेंटर. आफ्टर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज यूज, जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं तब काउंटर एक्शन होता है. एग्जैक्टली अपोजिट एंड प्रोपोर्शनेट टू द प्राइमरी एक्शन. काउंटर है, अपोजिट है, तो जैसा प्राइमरी एक्शन रहेगा ठीक उसका अपोजिट होगा और उसका प्रोपोर्शनेट होगा. जिस इंटेंसिटी में प्राइमरी एक्शन होगा उतना ही इंटेंसिटी से सेकेंडरी काउंटर एक्शन भी होगा. एंड सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, नाम में क्यूरेटिव है, क्योर होता है. ऑब्जर्व ड्यूरिंग होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है तो उसमें सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है आफ्टर माइन्यूट होम्योपैथिक डोज. तो जब वो माइन्यूट डोज देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, उसमें ऑब्जर्व किया जाता है इट इज़ माइल्डर, क्यूरेटिव एंड रिस्टोर्स हेल्थ. ये माइल्ड फॉर्म में होता है, इससे क्योर होगा एंड जो हेल्थ है वो रिस्टोर होगा. कंजॉइंट एक्शन, मेडिसिन जो कि मेनली मेडिसिन का ही रोल होता है एंड प्लस वाइटल फोर्स, यहाँ पर वाइटल फोर्स रहता है वो पैसिव फॉर्म में रहता है. ये दोनों के एक्शन को कंजॉइंट एक्शन कहते हैं. को मतलब वो टुगेदर होगा इसलिए कंजॉइंट एक्शन, क्योंकि 2 चीज़ों का एक साथ काम हो रहा है, मेडिसिन का भी एंड वाइटल फोर्स का भी. क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kent's ऑब्जर्वेशन इज द एंटीडोटल रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज? फर्स्ट, थर्ड, 9 और 11th. And the answer is first. ये केंट फिलोसफी में लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट. उसमें मेडिसिन को एंटीडोट किया जाता है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट. तो स्टार्टिंग में एग्रेवेशन होगा जो कि लॉन्ग टाइम तक रहेगा और अल्टीमेटली पेशेंट का कंडीशन में डिक्लाइन होते जाएगा, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है. Inference, it has been a mistake, the antisoric was too deep, it has established destruction. तो या तो वो बहुत ज़्यादा डीप एंटीसोरिक मेडिसिन है या फिर पोटेंसी इज़ टू हाई, जो मेडिसिन का पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. द वाइटल रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल इन दिस स्टेट, द केस वाज एन इनक्यूरेबल वन. और अगर इनक्यूरेबल केस है क्योंकि यहाँ पे कोई वाइटल रिएक्शन हो नहीं रहा है, ये एक इनक्यूरेबल केस है. ये सारे केस में एंटीडोट करते हैं एंड जो प्रोग्नोसिस है वो अनफेवरेबल होगा. What to do? Antidote the medicine. In incurable and doubtful cases, it is advisable to give nothing more than 30 or 200 potency and observe whether the aggravation is going to too deep or too prolonged. तो ज़्यादा हाई पोटेंसी ना देकर के 30 या 200 दिया जाता है. एंड डो नॉट प्रिस्क्राइब अ डीप रेमेडी व्हेन ऑर्गेनिक डिजीज इज़ प्रेजेंट. अगर कोई ऑर्गेनिक चेंजेस है तो कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं देना है. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन थिंग्स आर ओनली थ्रेटनिंग, when they are fear of their coming. When organic disease is present surely, then begin with a moderately low potency and the 30 is low enough for anybody of anything. तो इसको लो पोटेंसी देना होता है. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑकर ड्यूरिंग सेकेंडरी एक्शन?
stupefied sleep caused by opium, person heated after violent exercise, sluggishness and drowsiness after use of strong coffee, heat produced by drinking wine. And then say sluggishness and drowsiness after use of strong coffee. सेक्शन 65 में मेंशनड है एक्सेसिव विविसिटी फॉलोज द यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस होगा, बहुत एक्टिव होगा आफ्टर यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, जो कि प्राइमरी एक्शन है कॉफ़ी का. बट स्लगिशनेस एंड ड्राउजीनेस रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड. बट बाद में बहुत ही लेजीनेस होगा, नींद आएगा, जो कि एक रिएक्शन है. सेकेंडरी रिएक्शन जो है वो वाइटल फोर्स का रिएक्शन होता है ड्रग के अकॉर्डिंग. तो ये एक रिएक्शन है, दैट इज सेकेंडरी रिएक्शन है. If this be not always again removed for a short time by imbibing fresh supplies of coffee, और अगर इस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया गया, अगर दोबारा फिर कॉफ़ी नहीं दिया गया, तो इस तरह का स्लिग्नेसनेस रहेगा. जो पिंक वर्ड्स है वो प्राइमरी एक्शन है एंड जो ब्लू है वो सेकेंडरी एक्शन है. आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ अ मेडिसिन दैट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज डोजेज अ ग्रेट चेंज इन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन. तो स्टार्टिंग में प्राइमरी एक्शन होता है जिसके कारण की बॉडी में कुछ चेंज होता है. दैट इट्स एग्जैक्ट अपोजिट व्हेन एज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड देयर इज एक्चुअली सच अ थिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी एक्शन बाय अवर वाइटल फोर्स. उसके बाद उस ड्रग के एक्शन के कारण बॉडी में सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस होता है वाइटल फोर्स के कारण. प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स पैसिव फॉर्म में रहता है, सेकेंडरी एक्शन में वाइटल फोर्स जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक अ हैंड बेस्ड इन हॉट वाटर is at first much warmer than the other hand that has not been so treated. तो अगर किसी गर्म पानी में जब हाथ को धोते हैं गर्म पानी से तो वो काफ़ी गर्म लगेगा इन कंपेरिजन टू द अदर वन. बट व्हेन इट इज़ withdrawn from the hot water and again thoroughly dried, it becomes in a short time cold and at length much colder than the other. बट वही जब उस गर्म पानी से हाथ को रिमूव करते हैं एंड जब उसको ड्राई करते हैं तो वो पहले से बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा. इनफैक्ट जो हाथ गर्म पानी में नहीं डाला गया था उससे भी ज़्यादा हाथ वो ठंडा रहेगा जो कि गर्म पानी में डाला गया था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन आर्म दैट हैज़ बीन केप्ट लॉन्ग इन वेरी कोल्ड वाटर इज़ एट फर्स्ट मच पेलर एंड कोल्डर दैन द अदर. ठीक उसको अपोजिट है, पहले गर्म पानी में डाला गया था, अगर बहुत ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में अगर हाथ को रख रहे हैं तो वो पेल होगा, कोल्ड होगा. बट when removed from the cold water and dried, it subsequently becomes not only warmer than the other but even hot, red and inflamed. तो पहले जब कोल्ड वाटर में डाले थे तब वो बहुत पेल था, कोल्ड था. जब बाहर निकलेगा तो वो उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा वार्म रहेगा, हॉट रहेगा, रेड रहेगा और इन्फ्लेम्ड भी हो सकता है. एंड इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल सिम्टम में ही रेडनेस है, वार्मथ है. A person heated by violent exercise is afterward affected with chilliness and shivering. जब कोई पर्सन कोई वायलेंट एक्सरसाइज करता है तो बॉडी हीट अप होता है जो कि प्राइमरी एक्शन है. बट उसके बाद जब एक्सरसाइज करना बंद कर देता है तो उसे कुछ देर बाद बॉडी में चिलीनेस होगा, शिवरिंग होगा, जो कि सेकेंडरी एक्शन है. यानी कि जितना हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ उससे ज़्यादा शिवरिंग होगा. टू वन हु वाज यस्टरडे हीटेड बाय ड्रिंकिंग मच वाइन टुडे इवन ब्रीथ ऑफ एयर फील्स टू कोल्ड. यानी कि अगर कोई बॉडी को हीट करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा वाइन पी रहा है तो फर्दर फिर देखा जाएगा कि उसका जो ब्रीथ है वो और ज़्यादा कोल्ड होगा कंपेरेटिवली नहीं पीने के कंपेरिजन में. एक्सेसिव विविसिटी फॉलोज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बट स्लगिशनेस एंड ड्राउजीनेस रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स इफ़ दिस बी नॉट ऑलवेज अगेन रिमूव फॉर अ शॉर्ट टाइम बाई इम्बाइबिंग फ्रेश सप्लाईज ऑफ कॉफ़ी. तो अगर कोई कॉफ़ी पी रहा है तो बहुत लाइवली फील करेगा, फ्रेश फील करेगा. बट अगर उसको डिसकंटिन्यू किया जाए मीन्स उसके बाद देखा जाएगा कि जो पर्सन है वो और ज़्यादा लेजी रहेगा और ज़्यादा उसको नींद आएगा. आफ्टर द प्रोफाउंड स्टुपेफाइड स्लीप कॉज्ड बाय ओपियम द फॉलोइंग नाइट विल बी ऑल द मोर स्लीपलेस. तो ओपियम का यूज़ किया जाता है स्लीप इंड्यूस करने के लिए, तो उस समय तो नींद आएगा बट उसके बाद और ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स होगा. आफ्टर द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम डायरिया इंश्यूज. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और जो मेडिसिन दे रहे हैं तो फिर डायरिया होने लगेगा. और इस तरह से अगर कोई परगेटिव दिया जा रहा है डायरिया के लिए तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा. ये प्राइमरी एक्शन है कारण फिर सेकेंडरी एक्शन है जो कि काउंटर एक्शन है. सो एक्शन ऑफ रेमेडी और मेडिसिन, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन एंड फर्दर सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंड क्यूरेटिव एक्शन. क्वेश्चन नंबर 17.
Who among the following perceived the law of similars prior to discovery of homeopathy? Options are Stahl, Sydenham, Morgagni and Fracastoro. And the answer is Stahl. A Danish army physician named Stahl has expressed his conviction and जो जनरल जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसके ठीक अपोजिट द रूल जनरली एक्टेड ऑन इन मेडिसिन सेज he to treat by means of oppositely acting remedies, that is contraria contraris, is quite false and the reverse of what ought to be. यानी कि उसके अकॉर्डिंगली contraria contraris cruenter ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका अपोजिट होना चाहिए. I am on the contrary convinced that diseases will yield to and be cured by remedies that produce a similar affection, similia similibus. तो it was Stahl. Question number 18. Which of the following miasm was described by Hahnemann as hydra-headed? Options are Sora, psychosis, syphilis, pseudosora. And the answer is Sora. Sora or the itch disease is beside this the oldest and most hydra-headed of all the chronic miasmatic diseases. तो सोरा को hydra-headed बोला गया है, ये chronic disease में लिखा हुआ है. हाइड्रा-हेडेड मीन्स कंटेनिंग मेनी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल. तो सोरा को ट्रीट करना सबसे मुश्किल है, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड हाइड्रा-हेडेड. क्वेश्चन नंबर 19. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 जेटी केंट, हॉरेस, पारासेल्सस. लिस्ट 2 डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, सीरीज ऑफ डिग्री, ऑडिस सेपेरी. दीज आर द ऑप्शंस एंड द आंसर इज जेटी केंट, सीरीज इन डिग्रीज, हॉरेस, ऑडिस सेपेरी, Paracelsus, Doctrine of Signatures. तो सीरीज ऑफ डिग्रीज ये केंट का दिया हुआ है. ही इस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज ऑफ डिग्रीज बाय ट्रीटिंग द क्रॉनिक डिजीजेस. I once used potencies that ranged nearer to each other but repeatedly found that the degrees must be far enough apart to represent an octave और failure followed. यानी कि अगर बहुत क्लोज पोटेंसीज दे रहे हैं तो उसमें फेलियर मिलता है. अगर डिफरेंस ज़्यादा है पोटेंसीज में तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्ट करता है. आई ऑब्जर्व दैट आफ्टर द गुड एक्शन ऑफ अ 200 आफ्टर वेटिंग अंटिल इट वॉज नो लॉन्गर एक्टिव, ऑल्दो आई गेव 300, 500 and 800, द 1M एक्टेड मच मोर स्ट्रांगली. तो 200 के बाद 1M जो है वो ज़्यादा अच्छा एक्ट कर रहा है इन कंपेरिजन टू 300, 500 और 800 पोटेंसी. एंड द 300 और 500 जनरली फेल्ड. आफ्टर मच एक्सपीरियंस आई सेटल्ड अपॉन द डिग्रीज दैट आई हैव मैंशनड, जिसको कि एक ऑक्टेव बोलते हैं, यानी कि 8 फेजेस का. आफ्टर 30 years ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस एज अ होम्योपैथ, आई फाइंड दैट आई रिक्वायर ऑल डीप एक्टिंग रेमेडीज इन द 30th, 200, 1000, 10M, 1000 means 1M, 10M, 15M, 100M and often need the DM and MM. I am able to discover a vast difference in the action of these various potencies. तो इसी को सीरीज इन डिग्री कहते हैं. तो सीरीज इन डिग्री जेटी केंट का दिया हुआ है. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर सेपेरी. ये हॉरेस का था, ये जो डुप्लेट वर्ड दिया गया था. Ode has originated from Latin word ordere, which means dare, and sapere means to be wise. So ode sapere means dare to be wise. ये ऑर्गन के सेकेंड एडिशन से पब्लिश हुआ टिल द लास्ट वन. उसके पहले गैलर्ट का पोएट्री था, बाद में सेकेंड एडिशन से फिर ode sapere लिखा हुआ आता था. एंड ये पहली बार मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुआ था ode sapere, एंड ऑर्गन का सेकेंड एडिशन में. इसके बाद Doctrine of signature, Paracelsus. Paracelsus developed the concept of doctrine of signature. The outward appearance of a body signalizes its special properties, and there is a relationship between the outward qualities of the medicinal object and the disease against which it is effective. यानी कि कोई भी प्लांट, एनिमल और मिनरल कोई भी सोर्स हो, वो जैसा दिखता है वो काफ़ी हद तक
इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि वो उस तरीके की चीज़ को ठीक करेगा। जैसे चेरिडोनियम, जलसीमियम, ये सारा का फ्लावर येलो होता है एंड वो जॉन्डिस को क्योर करता है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन मीन्स थ्योरी और बिलीफ, एंड सिग्नेचर 2 वर्ड से बना है, साइन एंड नेचर, यानी नेचर का क्या साइन है। सो दैट इज़ अ थ्योरी और बिलीफ ऑन वेरियस साइंस ऑफ नेचर। नेचर किस तरीके से ये साइंस देता है, रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को ही डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी है मेडिसिन सोर्स में एंड जो कंप्लेंट को ठीक कर रहा है उसमें। History, it is an old concept found in many European civilization and later on accepted by various schools of medicine, but it was Paracelsus who was first advocated the doctrine of signature. Doctrine of signature is one of the sources of materia medica. तो 9 sources of materia medica है: proving on healthy human being, proving on healthy animals, proving on healthy plant, chemical sources, empirical sources, accidental sources, toxicological sources, clinical observation, and doctrine of signature. Question number 20. Which of the following is the most important indicator of commencing amelioration or aggravation in a patient? Options are condition of local pathology, state of mind and whole demeanor of patient, appearance of skin eruptions, increased ESR level. And then says state of mind and whole demeanor of the patient. सेक्शन 253 में है, among the signs that in all diseases, especially in such as are of acute nature, inform us of a slight commencement of amelioration or aggravation. जो भी amelioration हो रहा है या फिर aggravation हो रहा है, उसका जब भी शुरुआत हो रहा है, that is not perceptible to everyone. The state of mind and the whole demeanor of the patient are the most certain and instructive. तो पेशेंट का माइंड कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, पेशेंट किस तरह का फील कर रहा है, एंड द डिमिनर यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, आउटवर्ड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है किसी भी कंप्लेंट का एग्रीवेशन या एमुलेशन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following remedy has been recommended by Hahnemann in case of benumbed state of nerves in one-sided diseases? Options are opium, valeriana, stramonium, soranum. And the answer is opium. Section 183 का footnote में mentioned है, in case where the patient, which however happens excessively seldom in chronic but not infrequently in acute disease, यानी कि ये acute में ज़्यादा होता है और chronic में कम होता है, feels very ill although his symptoms are very indistinctive, so that this state may be attributed more to the benumbed state of the nerves, which doesn't permit the patient's pain and suffering to be distinctly perceived. तो जो नर्व्स होते हैं वो बिनम्ड हो जा रहा है, वो नम्ब हो जा रहा है, उसमें सेंसेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि पेशेंट को पेन और सफरिंग जो है वो फील नहीं कर पा रहा है. दिस टॉपर ऑफ इंटरनल सेंसिबिलिटी इज रिमूव्ड बाय ओपियम, और जब ओपियम मेडिसिन देते हैं तो फिर ये कंप्लेंट जो है वो ठीक हो जाता है. Question number 22. The following question consists of two statements, one labeled as the assertion and the other is reason. Assertion है, during drug proving all salads and medicinal herb soups should be taken regularly, and reason है, diet should be purely nutritious and simple character during drug proving. These are the options. Both assertion and reason individually true, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason individually true, and the reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is false and reason is true. Assertion is true and reason is false. And the answer is assertion is false and reason is true. Section 125 में mentioned है, during all the time the experiment lasts, the diet must be strictly regulated. It should be as much as possible destitute of spices, उसमें spices नहीं होना चाहिए, of a purely nutritious and simple character. Green vegetable, roots and all salads and herb soups should be avoided. तो वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सिंपल कैरेक्टर का होना चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन सादा सैलेड हर्ब सूप जो है उसको अवॉइड करना है. सो असर्शन फॉल्स है और जो रीज़न है वो ट्रू है.
सो जो स्टेटमेंट है ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग ऑल सैलेड्स एंड मेडिसिनल हर्ब सूप्स शुड बी टेकन रेगुलरली, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सैलड हर्ब सूप को अवॉइड करना है एंड डाइट शुड बी प्योरली न्यूट्रिशियस एंड सिंपल कैरेक्टर ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, ये स्टेटमेंट सही है। डाइट ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग क्या क्या ले सकते हैं, प्योरली न्यूट्रिशियस एंड सिंपल कैरेक्टर, ड्रिंक्स में जो लिटिल स्टिमुलेटिंग हो, लीस्ट मेडिसिनल वेजिटेबल्स, यंग ग्रीन पीस, ग्रीन फ्रेंच बीन्स, बॉइल्ड पोटैटोज, कैरेट्स, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सबसे कम होता है, एंड स्पाइसेस नहीं लेना है, फूड डेस्टिट्यूट ऑफ स्पाइसेस वो लेना है, यानी कि जिसमें स्पाइसेस नहीं है वो लेना है, स्पाइसेस नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, रूट्स, ऑल सैलड्स, हर्ब सूप्स नहीं लेना है, हैविंग मेडिसिनल क्वालिटीज़ इसलिए इसको अवॉइड करना है, प्योर वाइन, ब्रांडी, कॉफ़ी और टी ये सबको भी अवॉइड करना है। रिपर्ट्री क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बीबीसीआर द rubric Caphology is given? Options are extremities, mind, sensation and complaints in general, condition of aggravation and amelioration in general. And the answer is sensation and complaints in general. So chapter है sensation and complaints in general and rubric है Caphology. What is Caphology? An aimless semi-conscious plucking at the bedclothes observed in conditions of exhaustion और स्टूपर और इन हाई फीवर। जो पेशेंट है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहता है एंड जो बेड क्लॉथ से उसको प्लग करता है, उसके आसपास जो चीज़ रहता है उसको पकड़ता है। या हाई फीवर में हो सकता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में हो सकता है, स्टूपर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन केंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका द रूब्रिक एपोप्लेक्सी इज गिवन इन एब्डोमेन, वर्टाइगो, जेनरलिटीज, हेड। And then says generalities. चैप्टर है जनरलिटीज एंड रूब्रिक है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी इज अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक। तो जो अनकॉन्शियसनेस होता है दैट इज एपोप्लेक्सी और ये जनरलिटीज में दिया हुआ है केंट में। क्वेश्चन नंबर 25, musci volitantis is found in chapter of Kent's repertory. Options are mind, vision, eye, generalities. And then says vision. विजन चैप्टर में मस्की वोलिटेंटिस है एंड फिर क्रॉस रेफरेंस है टू कलर ब्लैक। तो विजन में ही कलर और कलर्स में सब रूब्रिक है ब्लैक। व्हाट इज मस्की वोलिटेंटिस? इसी को आई फ्लोटस भी कहते हैं। आई फ्लोटस, मायोडेसोप्सियास और मस्की वोलिटेंटिस, लैटिन वर्ड में इसको फ्लाइंग फ्लाइज कहते हैं, आर एन ऑक्यूलर ट्रबल कंसिस्टिंग इन द इमर्जेंस इन द विजुअल फील्ड ऑफ ब्लैक और वाइट कलर्ड डॉट्स, स्पॉट्स, थ्रेड्स और कॉबवेब ऑफ डिफरेंट शेप्स दैट मूव विद आई मूवमेंट। तो विजुअल फील्ड में कुछ फ्लोट करता हुआ दिखेगा, इसलिए इसको फ्लाइंग फ्लाइज भी कहते हैं या फिर आई फ्लोटस कहते हैं। वो वाइट या फिर ब्लैक कलर का डॉट जैसा हो सकता है, स्पॉट हो सकता है, धागे के जैसा हो सकता है, मकड़ी के जाल के जैसा हो सकता है, दैट इज़ आई फ्लोटस और मस्की वोलिटेंटिस। और ये विजन में मिलेगा केंट में। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच सब सेक्शन ऑफ बॉर्निंघाउसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक द रूब्रिक क्वालिस्मस इज गिवन? ऑप्शंस आर हंगर एंड थर्स्ट, माउथ एंड फॉसेस, nausea and vomiting, irritations. And then says nausea and vomiting. तो BTPP में चैप्टर है nausea and vomiting, उसमें रूब्रिक है qualmishness. Now what is qualmishness? It is a disturbed condition of the stomach in which one feels like vomiting. तो vomiting के जैसा फील होता है, that is nausea, इसलिए ये nausea and vomiting चैप्टर में मिलेगा। Question number 27, in which chapter BBCR the rubric wound gunshot is given? Skin and exterior body, sensation and complaints in general, head, conditions of aggravation and evolution in general. And then says skin and exterior body. BBCR में चैप्टर है स्किन एंड एक्सटीरियर बॉडी, रूब्रिक है wounds एंड सब रूब्रिक है गनशॉट।
Question number 28. In which year was The Times of Remedies and Moon Phases by Dr. Boger published? 1900, 1906, 1915, 1931. And the answer is 1931. तो 1931 में बोगर टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस पब्लिश हुआ था एंड 1915 जो ऑप्शन में है उसमें सिनॉप्टिक की हुआ था, बोगर रिपर्टरी विद सिनॉप्टिक की। टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस ये दो अलग अलग पोर्शन हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में है, बुक फॉर्म में। तो पहले द टाइम्स ऑफ रेमेडीज देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन बोगर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ऑब्जर्विंग वेरियस सिम्टम्स इन रिलेशन टू टाइम इन हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो टाइम से क्या रिलेशन है उस पर बेस्ड था। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्टिकुलर टाइम when a medicine manifests its full therapeutic action is often of decisive importance। कुछ मेडिसिन जो है वो सर्टेन टाइम पे ज़्यादा अच्छा काम करता है और इसलिए वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था टाइम के बारे में। ही emphasized the importance of time factor and this work is truly a great help for prescribers who give importance to the time factor as well as various modalities। तो modalities है उसमें टाइम फैक्टर है और भी बहुत सारी चीज़ है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पब्लिश हुआ था 1931 में। तो टाइम्स ऑफ रेमेडीज भी 1931, मून फेजेस भी 1931 क्योंकि कंपाइल्ड फॉर्म है अलॉन्ग विथ मून फेजेस एज द टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस। नंबर ऑफ मेडिसिन 420। कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ रेमेडीज। द डिफरेंट चैप्टर्स आर एज फॉलोज। टाइम्स जिसमें कि वेरियस आवर है, फिर जनरल रूब्रिक स्टार्ट्स विथ 1 AM followed by various sub-rubric. It is followed by 2 AM, 3 AM till 12 midnight etc. वेदर में स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। फीवर में चिल, हीट। मॉर्निंग टू 4 AM to 9 AM। फोरनून 9 AM to 12 noon। आफ्टरनून 12 noon to 6 PM। इवनिंग 6 PM to 4 PM एंड नाइट 9 PM to 4 AM। तो ये फेज़ इस तरीके से मॉर्निंग, फोरनून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट इस तरह के अलग अलग टाइम में बटा हुआ है। मून फेजेस अगेन इट इज़ पब्लिश्ड बाय डॉक्टर CM बोगर, साइरस मैक्सवेल बोगर इन ईयर 1931 अलॉन्ग विथ टाइम्स ऑफ रेमेडीज एज द टाइम्स ऑफ रेमेडीज एंड मून फेजेस। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 186। टाइम्स ऑफ रेमेडीज में 420, मून फेजेस में 186। नंबर ऑफ ग्रेड्स 3 ग्रेड्स। emphasized the importance of moon phases in the action of drug। कि मून का जो अलग अलग फेज रहता है उसमें पेशेंट कैसा फील करता है वो इम्पॉर्टेंट है। द टेबल कंसिस्ट ऑफ एन enumeration of the time at which a particularly successful prescription has been made, thereby accentuating the importance of the time period in which the remedy has been found more useful। तो कोई सर्टेन मेडिसिन उस समय जब दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, मून फेज के किस फेज पे दिया गया था ज़्यादा इफेक्टिव था वो मैंशनड है। Whenever a patient reported with stacking relief in the symptoms, the time was marked in the phase of moon। और कब पेशेंट को सबसे ज़्यादा रिलीफ हुआ फिर उस चीज़ को मार्क किया जाता था। प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ऑफ मून फेजेस। तो जो मून का अलग अलग फेज होता है तो उसमें प्रेजेंटेड है 4 टाइप का। फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, न्यू मून। तो जो सबसे नीचे है दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो फुल मून है, फिर थर्ड क्वार्टर दैट इज़ लास्ट क्वार्टर एंड देन न्यू मून जिसको कि अमावस्या कहते हैं, फुल मून, पूर्णिमा। तो ये 4 फेज उसमें मेंशन्ड है। यूटिलिटी, इसको यूज़ कैसे करेंगे। व्हेन अ न्यू पेशेंट कम्स टू यू, यू आस्क हिम व्हेन आर यू वर्स्ट। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे पूछना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वो कंडीशन कब होता है। वेल आई वॉज वर्स्ट इन द मिडल ऑफ लास्ट वीक। और अगर पेशेंट कहता है कि हम लास्ट वीक में या फिर इस सर्टेन टाइम में हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन था, ओपन अप योर एलिमेनिक एंड सी व्हाट क्वार्टर द मून वाज इन। एंड फिर हम देखेंगे कि जो एग्रीवेशन है वो मून से रिलेटेड है कि मून का कौन सा फेज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीवेशन हो रहा है। देन लुक डाउन योर लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ एंड सी विच रेमेडीज़ आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दैट क्वार्टर। और उसके बाद देखेंगे कि वो जो सर्टेन मून फेज है उसमें कौन सा मेडिसिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, फिर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।
सम पॉइंट्स फ्रॉम एलन की नोट, जहाँ पर कि मून के बारे में लिखा हुआ है एलन की नोट में, लाइक आयोडम एक्ट्स बेस्ट इन ग्वाइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन द मून इज़ वेनिंग। तो जो फुल मून है उस समय देंगे, या फिर व्हेन मून इज़ वेनिंग यानी वो धीरे खत्म हो रहा है उस समय आयोडम सबसे अच्छा काम करता है ग्वाइटर के केस में। कैलिब्रोम एपिलेप्सी सिफिलिटिक ट्यूबरकुलर यूजुअली अ डे और 2 बिफोर मेंसेस एट न्यू मून हेडेक फॉलोज अटैक। तो कैलिब्रोम न्यू मून यानी कि जो अमावस्या का फेज़ है उस समय के लिए, अगर उसमें एपिलेप्सी हो रहा है या फिर जो भी अटैक हो रहा है। सल्फर मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज अ सिंगल डोज एट अ न्यू मून। तो अगर लास्ट मिसकैरेज के बाद अगर मेनोरेजिया है उस टाइम से वो मेनोरेजिया ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, तो वैसे केस में न्यू मून में सल्फ़र का सिंगल डोज दिया जाता है। सोराइनम इन्यूरेसिस फ्रॉम वेसाइकल पैरेसिस ड्यूरिंग फुल मून। तो सोराइनम में अगर इन्यूरेसिस है, नॉक्ट्रल इन्यूरेसिस है एंड वेसाइकल पैरेसिस जो ब्लैडर है उसका पैरालिसिस हो रहा है, पार्शियल पैरालिसिस, और ये कंडीशन हो रहा है फुल मून में, पूर्णिमा में, तो उसके केस में सोराइनम है। क्यूप्रमेट एपिलेप्सी ऑरा बिगिंस इन नीज एंड एसेंड्स एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप अबाउट न्यू मून। तो न्यू मून में अगर एपिलेप्सी होगा तो उसके लिए क्यूप्रमेट भी है। एल्यूमिना aggravation in cold air eating potatoes after eating soups at new and full moon। so new moon and full moon इस केस में अगर aggravation हो रहा है तो एल्यूमिना है। सैलिसिया aggravation cold during menses during new moon। सैलिसिया में न्यू मून से aggravation है। इट्स ऑल अबाउट एलेंस की नोट। न्यू मून, फुल मून ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, Who among the following is author of the work Sensation as If? Options are O.M. Drake, H.A. Roberts, H. Perkins, E.B. Nash. And the answer is H.A. Roberts. 1937 में Sensation as If आया था by H.A. Roberts. Question number 30, concentric circles of similarity as suggested by Jocelyn is mentioned in which of the following repertory? Kent's repertory, BTPB, BVCR और Null repertory? And the answer is BTPB, Borninghausen Therapeutic Pocketbook. तो ये BTPB का लाइन है इंट्रोडक्शन का। We may use here the illustration of the concentric circles of similarity as suggested by Jocelyn. The nearer the center, the smaller the circle and higher the ratio of similarity। यानी कि जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक यानी कि को मीन्स टुगेदर, तो जो सेंटर है वो सेम है, उसी के आसपास सारा सर्कल बन रहा है। तो जो सर्कल है जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटी रहता है। एज अ सर्कल वाइडेंस, जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा जितना वो बड़ा सर्कल होते जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज़ ऑफ द रेमडीज ऑक्यूपाइंग द आउटवर्ड कर्व्स लेसन अंटिल देयर सिमिलैरिटी टू द सिमिलिमम। और जैसे जैसे बाहर जाएगा वो सिमिलैरिटी जो है वो घटते जाएगा। और देयर कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप टू द सिमिलिमम इज़ वेरी स्लाइट। एवरी मिनरल और केमिकल एलिमेंट हैज़ ग्रुप्ड क्लोजली अबाउट इट इज़ अ लिटिल सर्कल ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेजिटेबल रेमेडीज विच आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इसका कॉन्सेप्ट जॉसलिन के थ्रू सजेस्ट किया गया था और ये मेंशन्ड है BTPB में। जैसे ये एग्जांपल है एगेरिकस का, तो उसमें होगा कि ये मल्टीपल सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो जितना नज़दीक है सिमिलैरिटी उतना ज़्यादा रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एज अ, और जैसे जैसे वो दूर जितना वो डिस्टेंस में बन रहा है उतना उसका सिमिलैरिटी जो है वो घटते जाएगा। Jocelyn says the degrees of conceivable relationship between the action of drugs and that of disease may be represented by an immense circle। तो ये जो रिलेशनशिप है ड्रग के एक्शन का और डिजीज़ का वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडेंटिटी इज़ द सेंट्रल पॉइंट एंड ऑन दिस पॉइंट स्टैंड आइसोपैथी। इमीडिएटली अराउंड इट आर अरेंज द मोस्ट परफेक्ट डिग्रीज ऑफ सिमिलैरिटी। यानी जो सेंटर है जो एग्जैक्ट सेम है, तो आइसो मीन्स सेम, तो जब आइसो का बात करेंगे लाइक इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर जो आइसोपैथी का एक्सियम है, जो जब सेम पॉइंट पर है तब वो आइसोपैथी होगा, बट उस पॉइंट से हट के है बट उससे नज़दीक है तब वो होम्योपैथी होगा क्योंकि वहाँ पर सिमिलैरिटी है।
So immediately around it are arranged the most perfect degrees of similarity. This is the province of homeopathy, the simillimum. Contagious to this is the ring of similarities, less perfect but still great. This field is the field of the nearest similar but not the simillimum. तो जितना नज़दीक रहेगा वो उतना ज़्यादा सिमिलर है, जैसे जैसे वो सर्कल का डायमीटर बढ़ते जाएगा वो उतना लेस सिमिलर होगा. क्वेश्चन नंबर 31. मैथ्स लिस्ट 1 टू लिस्ट 2. लिस्ट 1 में रिपोर्टरी है एंड लिस्ट 2 में ग्रेडेशन है मेडिसिन का. लिस्ट 1 है रॉबिन मर्फी रिपोर्टरी, बोरिक्स रिपोर्टरी, जेज क्लार्क रिपोर्टरी, सिंथेटिक रिपोर्टरी. एंड ग्रेडेशन है 1, 3, 4, 2. These are the options. एंड द आंसर इज रॉबिन मर्फी रिपोर्टरी. इसमें 3 ऑप्शन में 3 है बट एक्चुअली में 3 नहीं होगा बल्कि 4 ग्रेड होता है रॉबिन मर्फी में. सिंथेटिक में भी 4 होता है, सिंथेसिस में भी 4 होता है. बोरिक रिपोर्टरी में 2 होता है. जेज क्लार्क में 1, एक्चुअली कोई ग्रेड नहीं होता है तो 1 होगा या फिर नो ग्रेड लिखाएगा. एंड सिंथेटिक रिपोर्टरी 4. तो जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे 3 किसी का नहीं है. रॉबिन मर्फी का भी 4 है और सिंथेटिक रिपोर्टरी का भी 4 है. होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी जो कि रॉबिन मर्फी के थ्रू था. दे आर 4 टाइपोग्राफीज यूज्ड इन दिस रिपोर्टरी टू इंडिकेट द ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज. तो 4 तरीके का है, कैपिटल, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक एंड रोमन. तो जो ऑप्शन में था उसमें 3 है क्योंकि सारा अगर मैच द पेयर करते हैं तो वो 3 बच रहा है बट आंसर 4 होगा. बोरिक रिपोर्टरी क्लिनिकल रिपोर्टरी बाय ऑस्कर ई बोरिक. तो इसमें 2 तरह का टाइपोग्राफी होता है. Clinical repertory, J.H. Clark. The repertory has 2 types of typography not used to indicate the hierarchy of remedies, that is italics and ordinary Roman. Italic means that the medicine has also appeared in the prescriber. तो 2 तरह का टाइपोग्राफी है. नॉर्मली जब कोई टाइपोग्राफी होता है 5 ग्रेडेशन में तो जो टॉप ग्रेड है वो सबसे ऊपर है, फिर 5 है, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से रहता है. वो हायरार्की होता है कि कौन सा मेडिसिन कितना ज़्यादा सुटेबल है. यहाँ पे हायरार्की के बेसिस पे नहीं है बल्कि जो मेडिसिन द प्रिस्क्राइबर बुक में भी पब्लिश्ड है उसमें मेंशन्ड है उसको इटैलिक में लिखा गया है. अदरवाइज बाकी जो लेटर्स है वो रोमन में है. तो ये हायरार्की वाइज नहीं है इसलिए यहाँ पे नो ग्रेडेशन होगा. सो देयर इज नो ग्रेडिंग ऑफ द रेमेडीज बट ऑप्शन में 1 है. सो जेज क्लार्क रिपोर्टरी में 1 ग्रेड होगा. एंड सिंथेटिक में दे आर 4 वैराइटीज ऑफ टाइपोग्राफी यूज इन सिंथेटिक रिपोर्टरी. कैपिटल, अंडरलाइन, कैपिटल, बोल्ड एंड ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी यानी कि रोमन. सिंथेटिक रिपोर्टरी में 4 ग्रेड्स है. 5 ग्रेड किस में है तो BTPB बोनिंग-हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक 5 ग्रेड है. BBCR 5 ग्रेड है. रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक बाई बोनिंग-हसन ट्रांसलेटेड बाई बोगर. तो जो रिपोर्टरी ऑफ एंटीसोरिक है उसमें भी 5 ग्रेड होता है. 4 ग्रेड बहुत सारे में है. सिंथेटिक रिपोर्टरी, सिंथेसिस रिपोर्टरी, कंप्लीट रिपोर्टरी, बोगस कार्ड रिपोर्टरी, बोगस सिनॉप्टिक की, फिनिक्स रिपोर्टरी, नर्व रिपोर्टरी, बेल्स डायरिया, रॉबर्ट्स रूमेटिक रेमेडीज. ये सारे में 4 है ग्रेडेशन. 3 है केंट रिपोर्टरी में, फाटक रिपोर्टरी में, क्योंकि फाटक रिपोर्टरी भी केंट रिपोर्टरी पे बेस्ड है. सो फाटक में भी 3 है. मर्फीज रिपोर्टरी, केंट रिपोर्टोरियम जनरल बाई कुंजली, तो ये भी केंट रिपोर्टरी बेस्ड है इसलिए 3 है. HCLS थेरेपेटिक ऑफ फीवर, WALS रिपोर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर. ये सारे में 3 ग्रेडेशन है. 2 है सी लिपि में, लिपि का रिपोर्टरी है उसमें, ओई बोरिक में एंड मिंटन स्विट्जरलैंड थेरेपेटिक्स में. ये सारे में 2 ग्रेडेशन है. नो ग्रेड या फिर 1 ग्रेड क्लार्क्स क्लिनिकल रिपोर्टरी, जेंट्री कॉन्कॉर्डेंस, बेरिज रिपोर्टरी ऑफ आइज, MW वंडरबर्ग्स थेरेपेटिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये सारे में कोई ग्रेडेशन नहीं है तो या तो नो ग्रेड बोलेंगे या फिर 1 ग्रेड बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 32. टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स इन द कॉन्कॉर्डेंसेज सेक्शन ऑफ BBCR आर 125, 141, 362, 464. एंड द आंसर इज 125. और जो सेकेंड ऑप्शन है 141 वो BBCR में नहीं बल्कि BTPB में है. उसमें कॉन्कॉर्डेंस को रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कहते हैं तो उसमें 141 है बट BBCR में 125 है.
Concordances. By including a chapter on concordance, Boger has made the philosophy clear and practical, though it deals with relationship of medicines of only 125 remedies. Medicines बहुत था उस रिपोर्टरी में, बट रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन में सिर्फ 125 रेमेडीज थे, जबकि BTPV में 141 थे, जबकि BTPV बहुत पहले आया है इन कंपेरिजन टू BBCR. Question number 33. Which of the following authors' card repertory is primarily based on Kent's repertory? A. Marcos Gimenez, B. Margaret Taylor, C. P. Sankaran, D. W. Borick. And the answer is Margaret Taylor. 1912 में डॉक्टर मार्गरेट टाइलर्स पंच्ड कार्ड रिपर्टरी इज बेस्ड ऑन केंट्स वर्क. ये डॉक्टर केंट की स्टूडेंट थी और केंट की रिपर्टरी पर ही बेस्ड था, बट डॉक्टर केंट डिडंट एनकरेज हर टू डू सो. दे आर 1000 कार्ड्स, तो केंट उस चीज़ को एनकरेज नहीं किए, बट बेस्ड वो केंट रिपर्टरी पे था. क्वेश्चन नंबर 34. A patient complains of pain in epigastrium, worse at 3 a.m. According to Boringhausen's schema of symptomatology, this symptom complex has element of A. UB and Kerr, B. Quemodo and Quando, C. UB and Quando, D. Kerr and Cubis auxilis. And the answer is UB and Quando. तो 7 पॉइंट है जो कि बोरिंगहॉसन थ्रू दिया गया है सिम्टोलॉजी का, जिसमें कि क्विज का मतलब होता है पर्सनालिटी, दैट इंडिविजुअलिटी. क्विड डिजीज़ के लिए डी है लास्ट लेटर, उससे डिजीज़ है, इट्स नेचर एंड पेक्युलरिटी. यूबी सीट ऑफ डिजीज़. क्वेबस ऑक्सिलिस, ऑक्सिलिस यानी कि ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा, सो अकम्पेनिंग सिम्टम. कर दैट इज कॉज ऑफ डिजीज़. क्यूमोडो दैट इज मॉडिफिकेशन, मोडो यानी मॉडलिटी, सो मॉडिफिकेशन, एग्रेवेशन एंड एम्यूरेशन. क्वेंडो दैट इज टाइम. और जो क्वेश्चन था उसमें 2 चीज़ मेंशन्ड है, पेन इन एपिगैस्ट्रियम एंड वर्स एट 3 a.m. तो जो यूबी है उसका मतलब सीट ऑफ डिजीज़ होता है, जो कि क्वेश्चन में था पेन इन एपिगैस्ट्रियम. तो प्रॉब्लम एपिगैस्ट्रियम में है तो सीट ऑफ डिजीज़ है, तो यहाँ पे यूबी होगा. एंड 3 a.m. है, वर्स एट 3 a.m. ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए क्वेंडो होगा. क्वेंडो मीन्स टाइम, तो टाइम है वर्स एट 3 a.m. तो आंसर होगा यूबी एंड क्वेंडो. Pharmacy. Question number 35. Mother tinctures are prepared by using which type of alcohol? Absolute alcohol, strong alcohol, rectified spirit 40 OP that is overproof, rectified spirit 60 OP that is 60 degree overproof. And the answer is strong alcohol. Strong alcohol को ही alcohol 40 या फिर alcohol 40s कहते हैं. स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का यूज़ में है. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंक्चर फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेज अंडर हैनिमेनियन ओल्ड मेथड एज वेल एज न्यू मेथड. सो मदर टिंक्चर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फार्मेसी लीड्स विद द रिपीटिशन ऑफ डोज? फार्मेकोपोलेक्सी, फार्मेकोग्नोसी, फार्मेकोप्रैक्सी, फार्मेकोनॉमी. एंड द आंसर इज फार्मेकोपोलेक्सी. सो रिपीटिशन ऑफ डोज उसको फार्मेकोपोलेक्सी कहते हैं या फिर मेडिकामेंटल रिपीटिशन कहते हैं. इसको याद करने के लिए देख सकते हैं कि फार्मेकोपोलेक्सी में PO के बाद डबल L है, वो रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिशन ऑफ डोज के लिए, जस्ट रिमेंबर. बाकी जो ऑप्शन में था फार्मेकोग्नोसी, द टर्म ऑरिजिनेट फ्रॉम नोसिया दैट इज लैटिन वर्ड विच मीन्स द नॉलेज ऑफ ड्रग. तो ये नॉलेज ऑफ ड्रग के लिए है, साइंस से ड्रग को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज फार्मेकोग्नोसी. फार्मेकोप्रैक्सी, इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंस बाय विच क्रूड ड्रग सब्सटेंसेज आर कन्वर्टेड इनटू रियल मेडिसिन. उसको फार्मेकोप्रैक्सी कहते हैं. जब क्रूड ड्रग है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, उस आर्ट या साइंस को फार्मेकोप्रैक्सी कहते हैं. एंड द लास्ट वन फार्मेकोनॉमी, रूट को बोलते हैं द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन. तो रूट और चैनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन उसको फार्मेकोनॉमी कहते हैं. द सब्जेक्ट डीलिंग विद द रूट और चैनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन इज टर्म फार्मेकोनॉमी. बहुत सारे इस तरीके का टर्म है जो कि काफ़ी मिलता जुलता है.
लाइक माइंड से रिलेटेड कुछ टर्म है, लाइक फार्मेकोमैनिया, फार्मेकोफीलिया, फार्मेकोफोबिया, फार्मेकोसाइकोसिस। फार्मेकोमैनिया क्या है? एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ड्रग्स। कोई इंसान एबनॉर्मल टेंडेंसी है किसी ड्रग को लेने का, दैट इज फार्मेकोमैनिया। फार्मेकोफीलिया, फीलिया मीन्स लव। सो सेल्फ ड्रगिंग कैरिड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी, इतना ज़्यादा सेल्फ ड्रगिंग हो रहा है, खुद से दवा खा रहे हैं कि वो इंसैनिटी के लेवल तक पहुंच रहा है, दैट इज फार्मेकोफीलिया। फार्मेकोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर, सो मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन, दैट इज फार्मेकोफोबिया। एंड फार्मेकोसाइकोसिस, अ मेंटल डिजीज ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग और पॉइजन्स और ड्रग एडिक्शन, ये सारा फार्मेकोसाइकोसिस में जाएगा। साइकोसिस कंडीशन ही है जब अल्कोहल का या फिर कोई ड्रग का जब इफेक्ट होता है, उस मेंटल कंडीशन को साइकोसिस कहते हैं। तो जब ड्रग के कारण हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड फार्मेकोसाइकोसिस। फार्मेकोलॉजी, साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स। पोसोलॉजी, स्टडी ऑफ डोजेज। दोनों के लास्ट में LOGY है, लॉजी दैट मीन्स स्टडी। तो जब हम ड्रग्स का डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको फार्मेकोलॉजी कहेंगे, जब ड्रग के डोज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको पोसोलॉजी बोलेंगे। प्रोफेशन वाइज भी कुछ टर्म है, लाइक फार्मेकोपॉलिस्ट, अ डीलर इन ड्रग्स। फार्मासिस्ट, अ पर्सन स्किल्ड और इंगेज इन फार्मेसी, वन हु प्रिपेयर और डिस्पेंसेस मेडिसिन, वन लीगली क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स, ये फार्मासिस्ट है। फार्मेकोकेमिस्ट, अ फार्मास्यूटिक केमिस्ट who is well conversant with chemistry in relation to pharmacy. Pharmacologist, one who is conversant in the knowledge of drugs, जिसको knowledge है drugs का, that is pharmacologist. कुछ और टर्म्स है, लाइक फार्मेकोकाइनेटिक्स, रोल ऑफ ड्रग इन द बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल्स द ड्रग। काइनेटिक्स यानी मूवमेंट, तो वो जो ड्रग है वो बॉडी में किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो फार्मेकोकाइनेटिक्स हुआ। फार्मेकोडायनेमिक्स, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड बॉडी, तो वो फार्मेकोडायनेमिक्स है। फार्मेकोग्नोसी, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्मेकल, पर्टेनिंग टू और रिलेटिंग टू द फार्मेसी और ड्रग्स। फार्मास्यूटिक, knowledge of art of preparing medicines. Pharmaceutics, science or art of preparing medicine. Pharmaceutical, chemical used in medicine relating to the preparation, use, sale of drug or medicine. Pharmacochemistry, इसको pharmaceutical chemistry बोलेंगे. Pharmacogenetics, study of genetically mediated variations in drug response. Pharmacography, a treatise on or description of drugs. फार्मेकोनॉमी, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। फार्मेकोपोलेक्सी, डबल एल है सो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ डोज। फार्मेकोपेडिक्स और पेडिट, टीचिंग ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोफोर, एरोमा इन द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। फार्मेकोप्रैक्सी, आर्ट और साइंस बाय विच टू ड्रग सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू रियल मेडिसिन्स। फार्मेकोरेडियोग्राफी, Röntgen examination of a body or organ under the influence of drug. Pharmacotherapy, treatment of diseases with medicine. Remedy, medicine administered according to the symptom. Similarly, to perform a cure is called a remedy for the case of disease. यानी कोई medicine किसी certain case के लिए remedy है. Polychrest, poly यानी कि multiple, medicines having majority of whose symptoms correspond in similarity with the symptoms of the commonest and most frequent of human diseases, and hence very often find an efficacious homeopathic employment. Question number 37. For preparation of mother solution in 50 millisieverts scale of potencies, the ratio of alcohol to water and strength of alcohol is 1:2 92% V by V, that is volume by volume. 1:2 99.4% V by V. 1:4 70% V by V. 1:4 95% V by V. And the answer is 1:4 95% V by V. कन्वर्शन ऑफ थर्ड सेंटिसिमल टाइट्रेशन इनटू लिक्विड, उसमें 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर को यूज़ करते हैं, 1 पार्ट डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड 4 पार्ट प्योरीफाइड वाटर. तो जो रेशियो होगा टोटल 500 ड्रॉप है, तो 100 अल्कोहल ले रहे हैं एंड 400 ड्रॉप जो है वो वाटर ले रहे हैं. सो 500 ड्रॉप, 100 ड्रॉप अल्कोहल एंड 400 ड्रॉप प्योरीफाइड वाटर. एंड द आंसर इज 1. टैचुरेशन टोटल 60 मिनट का होता है, जिसमें कि इस 60 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 20 मिनट का, और 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. फिर फर्दर वो 20 मिनट 10 मिनट्स में डिवाइड होता है, टोटल 6 स्टेज हुआ. उस 6 स्टेज में
6 मिनट रबिंग होता है, 3 मिनट स्क्रैपिंग होता है एंड 1 मिनट मिक्सिंग होता है। और जब इस तरह से पोटेंसी बनाते हैं, लाइक पहले 6 मिनट उसको रब किया गया, फिर जो साइड में जो सरफेस पे जो चिपका रहता है शुगर ऑफ मिल्क उसको स्क्रैप करते हैं, फिर 1 मिनट तक मिक्स करते हैं। तो 6 मिनट रबिंग, 3 मिनट स्क्रैपिंग एंड 1 मिनट मिक्सिंग। उसके बाद सेम प्रोसेस को दोबारा करते हैं। फिर जो टोटल जो व्हीकल होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट स्टेज का इनिशियल स्टेप में डालें, फिर सेकेंड पार्ट सेकेंड स्टेज का फर्स्ट स्टेप में डालेंगे एंड थर्ड पार्ट थर्ड स्टेज का फर्स्ट स्टेप में डालेंगे। 50 मिलीसिमल पोटेंसीज, ओरिजिनल सब्सटेंस 1 ड्रॉप या 1 ग्रेन लेंगे प्लस 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क प्लस 1 आवर टाइट्रेशन बाय ग्राइंडिंग, पाउंडिंग, स्क्रैपिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइट्रेशन दैट इज़ 1/100, क्योंकि 100 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क है एंड 1 ग्रेन ओरिजिनल सब्सटेंस है। अगर सॉलिड रहा तो ग्रेन में, लिक्विड रहा तो ड्रॉप में, तो इसका जो पावर होगा वो 1/100 होगा। फिर फर्स्ट टाइट्रेशन को दोबारा फिर फर्दर सेम प्रोसेस करते हैं एंड उसका 1 ग्रेन प्लस 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, फिर 1 आवर का टाइट्रेशन, वो हो गया सेकेंड टाइट्रेशन। सो 1/100 इंटू 1/100 दैट इज़ 1/10⁴। फिर जो सेकेंड टाइट्रेशन आया उसका 1 ग्रेन लेंगे, फिर 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क डालेंगे एंड 1 आवर तक टाइट्रेशन करेंगे, दैट इज़ थर्ड टाइट्रेशन। सो 1/10⁻6 होगा। इस थर्ड टाइट्रेशन का 1 ग्रेन लेंगे, 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर लेंगे, 1 पार्ट अल्कोहल एंड 4 पार्ट प्योरीफाइड वाटर का, एंड जो कंटेंट बनेगा दैट इज़ मदर टिंचर एंड उसका ड्रग पावर 1/10⁻6 इंटू 1/500 होगा, दैट इज़ 1/5 इंटू 10⁸, ये ड्रग पावर होगा। फिर फर्दर 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर जो प्रिपेयर्ड हुआ प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं एंड 100 सेकशन होगा, उसको LM1 कहते हैं या फिर फर्स्ट पोटेंसी कहते हैं। फर्स्ट 50 मिलीसिमल पोटेंसी बोलेंगे जो कि 1/5 इंटू 10⁸ इंटू 1/100 होगा, दैट इज़ 1/5 इंटू 10⁻10 होगा। फिर उसको ग्लोब्यूल में चेंज करते हैं, कन्वर्शन इन फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल। तो 1 ड्रॉप ऑफ फर्स्ट पोटेंसी मॉइस्टन बाय 500 ग्लोब्यूल्स एंड ड्राइड क्विकली। एक ड्रॉप जो है वो पॉपी साइज का ग्लोब्यूल्स होता है, तो टोटल 500 ग्लोब्यूल एक ड्रॉप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। 1 ग्लोब्यूल ऑफ फर्स्ट पोटेंसी प्लस 1 ड्रॉप प्योरीफाइड वाटर प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल प्लस 100 सेकशन, फिर ये LM/2 हुआ और इसको सेकेंड पोटेंसी बोल सकते हैं। इस तरीके से थर्ड बनेगा एंड फर्दर फिर इसी तरीके से बनते जाएगा। तो कब के क्वेश्चन पूछता है कि 50 मिलीसिमल में जो ये 5 है ये कहाँ से आया। तो जो हम लोग 500 ड्रॉप्स ले रहे हैं, 100 ड्रॉप अल्कोहल एंड 400 ड्रॉप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वो जोड़ करके 500 हो रहा है। तो ये जो 50 मिलीसिमल में 5 है वो वहाँ से आ रहा है। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट अल्कोहल को ही एनहाइड्रस अल्कोहल या फिर अल्कोहल डिहाइड्रेटेड कहते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल माना जाता है कि 100% अल्कोहल है, बट प्योरली वो अल्कोहल नहीं होता है। प्रैक्टिकली 99.5% इसमें अल्कोहल है, क्योंकि उसमें कितना भी बचा है उसमें कुछ न कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट होता नहीं है। एनहाइड्रस यानी कि जिसमें पानी नहीं हो, तो ऑलमोस्ट इसमें पानी एब्सेंट रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.792। यूज़ स्टैफ प्रोसेस में किया जाता है जिससे कि शुगर ऑफ मिल्क बनता है, उस प्रोसेस में ये यूज़ होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को ही अल्कोहल 40 या फिर अल्कोहल 40 कहते हैं। 95% होगा बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.816। यूजेस प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन क्लास 6 में बनेगा। मदर सॉल्यूशन क्लास 5 को ही बोलते हैं, 6 को ही बोलते हैं। 5 में एक्वा सॉल्यूशन रहता है, 6 में अल्कोहल का सॉल्यूशन रहता है, इसलिए यहाँ पे क्लास 6 लिखा हुआ है। एंड एक अल्कोहल से बाकी दूसरे अल्कोहल को बनाने के लिए, लाइक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से एब्सोल्यूट अल्कोहल बना सकते हैं, डाइल्यूट अल्कोहल बना सकते हैं, उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट अल्कोहल 62.5% बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.89। यूजेस प्रिपरेशन ऑफ पोटेंशियल स्पेशली फॉर डेसिमल स्केल। फर्स्ट स्टेप फ्रॉम टिंचर फॉर क्लेंजिंग ऑफ यूटेंसिल, ये सारा इसका यूज़ है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहल ऑफिशनलिस या फिर ऑफिशनल अल्कोहल 88% होगा बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.84। यूजेस प्रिपरेशन ऑफ पोटेंशियल्स फ्रॉम मदर टिंचर फॉर डिस्पेंसिंग। रेक्टिफाइड स्पिरिट 91.29% बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.812।
uses potentization of medicines under centesimal scale and dispensing purpose. In fact, इंडिया में रेक्टिफाइड स्पिरिट ज़्यादा यूज होता है फॉर डिस्पेंसिंग पर्पस इन कंपेरिजन टू डिस्पेंसिंग अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 38. Drug power of class 3 of old method of preparation of mother tincture is 1/2, 1/6, 1/10, 1/100. And the answer is 1/6. So class 3 में जो ड्रग पावर होगा वो 1/6 होता है. क्लास 3 वेजिटेबल किंगडम ड्रग पावर 1/6. एंड द आंसर इज 1. प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स ये बेसिकली 3 तरीके से बनेगा, या तो मदर टिंचर के फॉर्म में, मदर सॉल्यूशन के फॉर्म में, या फिर टाइट्रेशन के थ्रू. मदर टिंचर by immersion of drug substances of vegetable and animal kingdom in strong alcohol. स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में जो वेजिटेबल किंगडम या एनिमल किंगडम है उस ड्रग सब्सटेंस को इमर्स करके उसमें डुबा करके रखा जाता है, उसको मदर टिंचर कहते हैं. मदर सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ मिनरल एंड केमिकल इन प्योरीफाइड वाटर और अल्कोहल. तो मदर सॉल्यूशन में मिनरल किंगडम या फिर केमिकल किंगडम का जो ड्रग है उसको प्योरीफाइड वाटर में या फिर अल्कोहल में रखते हैं. जब प्योरीफाइड वाटर में रहेगा तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, जब अल्कोहल में रहेगा तो उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन कहेंगे. टाइट्रेशन बाय ग्राइंडिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो ग्राइंडिंग मोटा पेसल में जब उसको ग्राइंड करते हैं उसको टाइट्रेशन कहेंगे और सारा सोर्सेज इसमें आता है. मदर टिंचर प्लांट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. क्लास 1 मोस्ट जूसी प्लांट होगा, क्लास 2 मीडियम जूसी प्लांट होगा, क्लास 3 लीस्ट जूसी प्लांट होगा, एंड क्लास 4 ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेज एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स का जो सब्सटेंस है जो ले रहे हैं वो भी बन सकता है या फिर जो कंप्लीट एनिमल है वो भी क्लास 4 में बनेगा. मदर सॉल्यूशन 2 क्लास इसके अंदर आता है, क्लास 5, क्लास 6. क्लास 5 को एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, एंड क्लास 6 से अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलेंगे जो कि अल्कोहल में सॉल्यूबल हो. क्लास 5 फर्दर 2 पार्ट है, 5A एंड 5B. तो जब कम अमाउंट में ही मेडिसिन डिज़ोल्व हो जाता है इजीली सॉल्यूबल इन वाटर तो वो क्लास 5A है, एंड जब इजीली सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर तो वो 5B है. सिमिलरली क्लास 6 में है, 5 में वाटर यूज हो रहा है, 6 में अल्कोहल यूज हो रहा है. अगर कम अमाउंट में सॉल्यूबल हो जा रहा है तो उसको 6A में रखते हैं, एंड अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल चाहिए मेडिसिन को डिज़ोल्व होने के लिए तो उसको क्लास 6B में रखते हैं. टाइट्रेशन के अंदर 3 क्लास आएगा, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9. ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेज क्लास 7 में आएगा, लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेज क्लास 8 में आएगा, एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेज क्लास 9 में आता है. इनसॉल्युबल सब्सटेंस का ही टाइट्रेशन करते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ में डिज़ोल्व नहीं करता है, ना वो वाटर में डिज़ोल्व करता है ना अल्कोहल में करता है, इसलिए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का टाइट्रेशन करते हैं. जब मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत कम हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन तब वो आसानी से किसी व्हीकल में डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए पहले टाइट्रेशन किया जाता है और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का टाइट्रेशन ही होता है. और जैसे क्लास 9 में है जिसमें फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस है उसको भी क्लास 9 में टाइट्रेशन किया जाता है. कुछ मेडिसिन है जिसके अंडर में ये लिखा हुआ है, लाइक क्लास 1 के अंडर में बेलाडोना है, क्लास 2 में थ्रुजा, क्लास 3 स्किला, क्लास 4 स्टेप्सगेरिया एंड स्पाइजेलिया, क्लास 5A में नाइट्राम्यूर, 5B में एसिडफॉस, 6A ग्वाइकम, 6B मर्कॉल, क्लास 7 आर्सेनिक, क्लास 8 पेट्रोलियम, क्लास 9 एगेरिकस. ड्रग पावर क्लास 1 का 1/2, क्लास 2 1/2, क्लास 3 1/6, क्लास 4 1/10. क्लास 5 में अगर कम अमाउंट में सॉल्यूबल है तो 10 पार्ट अगर वाटर ले रहे हैं तो 1 पार्ट ड्रग लेंगे, इसलिए पावर 1/10 होगा. अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूबल है तो 1/100 होगा जो कि 5B में होता है. सेम तरीके से 6A कम अमाउंट में सॉल्यूबल हो जाता है कम अल्कोहल में ही, इसलिए 1/10 पावर होगा, एंड जब ज़्यादा अल्कोहल चाहिए ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए तो वो 6B में आएगा एंड उसका ड्रग पावर 1/100 होगा. टाइट्रेशन में अगर सेंटीसिमल स्केल है तो 1/100 होगा क्योंकि रेशियो 1:99 होता है, और अगर डेसिमल स्केल है तो 1/10 होता है क्योंकि रेशियो 1:9 होता है.
सेम चीज़ है 7 में, 8 में, 9 में, तीनों में सेंटिसिमल स्केल रहेगा तो ड्रग पावर 1/100, डेसिमल स्केल होगा तो 1/10। क्वेश्चन नंबर 39, सिंगल फ्लास्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज इज कॉल्ड कोर्साकोवियन एटेन्यूएशन, हैनेमैनियन एटेन्यूएशन, जेनिचियंस एटेन्यूएशन और स्किनर्स एटेन्यूएशन। And the answer is Korsakovian attenuation. Korsakov of Russia. Count Graf von Korsakov, nobleman, was fascinated by Hahnemann's dynamization theory. He was the real originator of high potencies. He claimed that one single medicated globule, when placed among many non-medicated globules, communicated its medicinal power to the non-medicated globule. यानी कि अगर बहुत सारे नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स है उसके बीच में जब एक सिंगल मेडिकेटेड ग्लोब्यूल को रखते हैं तो वो जो मेडिकेशन का जो पावर है वो मेडिकेटेड से नॉन मेडिकेटेड में भी चला जाता है। He went on to do this with 13,500 unmedicated globules and one single dry globule of sulfur 30. He warned that the bottle should not be carried in pocket for fear of the power being enormously increased because of the shaking of the bottle in the pocket. क्योंकि सकशन होगा अगर पॉकेट में रख रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किया गया था। What Hahnemann did with the fluid potencies, Korsakov did with solid dry globule. हैनेमैन सकशन सजेस्ट किए हैं बट वो लिक्विड के लिए है, बट यहाँ पे कोर्साकॉफ जो है वो ड्राई के लिए बोले हैं। कोर्साकॉफ डिड विद द सॉलिड ड्राई ग्लोब्यूल. He believed that the material division of the medicine ceases with the sixth potency and the medicinal power is communicated by a process analogous to infection of this idea. तो जिस तरीके से इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है विथ टच, उस तरीके से मेडिसिन में भी सेम तरीके से जो मेडिसिनल पावर है वो नॉन मेडिसिनल ग्लोब्यूल्स में भी जा सकता है। 3 मेथड है कोर्साकॉफ ऑफ रशिया, जेनिचियन एंड फिंक. कोर्साकॉफ मेथड है simply keeping a medicated pellet in a file containing non-medicated pellets. The non-medicated pellets will be changed with medicinal property. तो जो नॉन मेडिकेटेड है उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसको साथ में नॉन मेडिकेटेड के साथ में एक मेडिकेटेड पेलेट को या फिर मेडिकेटेड ग्लोब्यूल को रखा जाए। जेनिशियन advocate that degree of strength developed by succussion is directly proportional to number of strokes. यानी कि जो सकशन का डिग्री है वो स्ट्रोक पर डिपेंडेंट है। एवरी 10 स्ट्रोक इंक्रीजेज डायनेमिक स्ट्रेंथ बाय 1 डिग्री, और हर 10 स्ट्रोक पे जो स्ट्रेंथ है वो 1 डिग्री इंक्रीज करता है। फिंक मेथड है टेकिंग 100 ड्रॉप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन अ जग एंड फ्लो ऑफ डिस्टिल्ड वाटर थ्रू इट फॉर एवरी ड्राम ऑफ वाटर एंटरिंग इन एंड आउट ऑफ जग इज इक्वल टू 1 पोटेंसी। यानी कि जग है उसमें अगर 100 ड्रॉप ऑफ ड्रग सब्सटेंस रख रहे हैं और जब डिस्टिल वाटर उसको थ्रू फ्लो करवाते हैं तो हर ड्राम ऑफ वाटर जो एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है वो 1 पोटेंसी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच सॉल्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्लोबर इन 1658 एंड इज नेम्ड एज सैल मिराबाइल? सैनिकुला, नाट्रम सल्फ, मैककाब, नाट्रम फॉस. एंड द आंसर इज नाट्रम सल्फ. नाट्रम सल्फ को इन सल्फेट ऑफ सोडियम या फिर ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। जॉन रुडोल्फ ग्लोबर was a German Dutch chemist, sometimes called the German Boyle, the father of chemistry. Settling in Holland, Glauber made his living chiefly by the sale of secret chemicals and medicinals. He prepared hydrochloric acid and common salt and sulfuric acid and pointed out the virtues of the residue sodium sulfate, that is sal mirabile or Glauber's salt. References: Pharmacy, Mandal and Mandal, textbook है. Repertory, S.K. Tiwari, Kent, BBCR, BTPB. Organ of Medicine, R.E. Dozen, A.K. Das, Part 1 to 3. Chronic Diseases, Materia Medica, Allen's Keynote, Boric Materia Medica, Kent Materia Medica. Philosophy, Kent Philosophy. Thank you for your time.